है या नहीं आ रही है। जितने भी दोस्त जो हैं अभी लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है या नहीं आ रही, थोड़ा सा ये बता दीजिए दोस्तों। क्योंकि आपने जो वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, उस वीडियो के टाइटल में मैंने आपसे बताया है कि बिहार की जो आबादी है और खासकर जो जातिगत जनगणना की जो चर्चा हो रही थी, उसके आंकड़े आप सभी के सामने आ गए हैं। दिन भर से यही खबर चल रही है, ट्विटर हो या फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो, वहाँ पे भी यही चर्चा है कि बिहार की जो जातिगत जनगणना है वो सामने आ गई है। शेड्यूल कास्ट कितनी है, शेड्यूल ट्राइब कितनी है, ओबीसी कितनी है, और सो कार्ड जो सवर्ण है वो कितने हैं, ये जनसंख्या जो है उनकी जो आंकड़े हैं हमारे सामने आ गए हैं। अब इस आंकड़े से क्या हो सकता है, इसका ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट का भारत की देश की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से इसका क्या प्रभाव हो सकता है, आने वाले दिनों में राजनीतिक गलियारों में किस प्रकार की बातें छिड़ सकती है, आज मैं इसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए जल्दबाजी में लाइव आया, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, एडिट करूंगा और अपलोड हो पाएगा कल शाम तक, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी जो निजी लाइफ है थोड़ा सा दिन भर 8 घंटा जो है, 8 से 10 घंटे मैं किसी दूसरे काम में देता हूँ, तो बड़ी मुश्किल से समय मिलता है। तो खैर वो सब छोड़िए, तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मामला अभी ज्वलंत है और आज की ही खबर है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे चर्चा की जाए। तो कृपया आप अपने जो कमेंट है वो मुझे बताएं कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं, मैं देखूं। बिहार में कास्ट कितनी क्यों है, बिहार में जनरल कैटेगरी को कुछ नहीं देता है, ये हार्दिक बोल रहे हैं। और भी लोग हैं, हरि कुमार जी बोलते हैं जय भीम, हरि जी जय भीम। तो चलिए, आपको सुपर चैट का ऑप्शन दिख रहा है क्या दोस्तों? अगर दिख रहा हो तो बताइएगा कमेंट करके, और आपको लगता है कि आप चैनल को कुछ हेल्प कर सकते तो वो भी कर दीजिए। और बहुत सारे लोग देखा है मैंने इस चैनल में, उन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है, तो ज्वाइन बटन भी आपके सामने है, तो ज्वाइन कर लीजिए। मेरे चैनल के आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं कि वीडियो में हम किस प्रकार के कम वीडियो आपके बीच में लेकर आते हैं, लेकिन वीडियो जो है उसकी क्वालिटी है, या जो संदेश देना चाहते हैं, जो जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जानकारी पहुंचाए जिस जानकारी से आपका सरोकार हो, जिस जानकारी से आपका कुछ फायदा जरूर हो सके। खैर दोस्तों, जो जातिगत आंकड़े आए हैं उसके अनुसार एससी एसटी और ओबीसी को अगर मिला लिया जाए तो इनकी जो आबादी है बिहार में, जो 13 करोड़ आबादी बताई जा रही है, अभी जो जनगणना हुई है उसमें बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ है। तो 13 करोड़ में 84%, 84% जो आबादी है एससी एसटी ओबीसी की है, और 15.15% जो आबादी है वो सो कार्ड सवर्णों की है या जनरल कैटेगरी की है। हार्दिक जी या जितने भी हमारे साथी जो भी कमेंट करेंगे उसे मैं लास्ट में कोशिश करूंगा उसका जवाब दूं। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको सुपर चैट का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो बता दीजिए, मैं अपनी बात को आगे जारी रखता हूं। तो ये आंकड़े मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से मैं जो फिगर जो सरकार के माध्यम से हमारे सामने है उसे देख के आपको बता दूं। जो पिछड़े और अति पिछड़े अगर उनको मिला लिया जाए तो 63% पिछड़े और अति पिछड़े हैं, जिसे ओबीसी या बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। हालांकि ये आंकड़े जो है, इसकी बात जो है आपने देखा होगा वामसेप या वामन मेश्राम साहब जो है अक्सर करते थे कि 52% ओबीसी, पूरे देश की बात करते थे, बिहार की नहीं। तो 63 जो 63% जो है परसेंट कहाँ पे है, बिहार में है। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खबर है।
और वहीं मैं आपको बता दूं, एक और चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार की जो आबादी में लगभग 20%, मैं लगभग बोल रहा हूं क्योंकि 19 दशमलव कुछ प्रतिशत, 19.5% है। अगर मैं इसे अगर राउंड फिगर लूं तो 20% अनुसूचित जाति की आबादी है, लेकिन वहां पर उन्हें 16% आरक्षण मिलता है। ये बड़ी, आप इसे नोट करिए, उनकी आबादी है, अगर मैं 19 भी मान लूं तो उन्हें आरक्षण कितना मिलता है, 16% आरक्षण मिलता है बिहार में। और ओबीसी की बात करूं, अति पिछड़ों की बात करूं, उनका जो प्रतिशत अभी आया है, आपको मैंने बता दिया कि 63% है। और उन्हें वहां आरक्षण कितना मिलता है, 27% आरक्षण वहां पर मिलता है। आधा भी नहीं मिल रहा है। ये सोचिए जरा कि आपके साथ या इन वर्गों के साथ। ओके ओके, शो हो रहा है तो धन्यवाद। और जो भी अगर उसमें हिस्सा लेना चाहता है, हमें हमें हमारा हौसला अफजाई करना चाहता है, आप चाहते हैं कि मैं लाइव भी आपसे बात करूं, तो यदि मुझे सुपर चैट में कुछ मिलेगा, जरूर उसमें अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो अगर आप सक्षम हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ तो दोस्तों, और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपसे बीच बीच में हफ्ते में एक बार लाइव भी मिलूं, तो कमेंट कर दीजिएगा, और किन मुद्दों पर हम चर्चा करें वो भी बता दीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि वहां पर जो पिछड़ों को आरक्षण कितना मिलता है, 27% मिलता बिहार में। बिहार के दर्शक अगर जुड़े हों तो वो कमेंट कीजिएगा। मध्य प्रदेश या अलग अलग राज्यों की स्थिति और बदतर है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को मिलता है महज 14% आरक्षण मिलता है दोस्तों, जबकि यहां पर अभी जातिगत जनगणना नहीं हुई है। बीजेपी अक्सर धार्मिक जनगणना की बात करती है, धार्मिक आंकड़ों की बात करती है। और एक और दिलचस्प खबर आपको बताने वाला हूं, आगे बताऊंगा कि गोदी मीडिया किस प्रकार की खबर चला रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। गोदी मीडिया को क्या सूट करता है वो आपको आगे बताऊंगा, वो आंकड़े मैं आपको बता दूंगा। गोदी मीडिया क्या खबर चला रहा है वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या बहुत सारे राज्यों में, इसका मतलब जो आबादी के हिसाब से या जितना जो मंडल आयोग की सिफारिश के बाद जो प्रतिशत दिया जाना चाहिए ओबीसी को, उतना प्रतिशत भी नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपको मैं दे चुका हूं। बिहार के दर्शक अगर जुड़े हो तो वो बताएं कि बिहार में, जैसा कि मेरी जानकारी है, वहां 27% ओबीसी को मिलता है। आप बताइएगा कितना मिलता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो शेड्यूल ट्राइब है उसका जो उसकी जो आबादी है, उसकी आबादी बिहार के अंदर में लगभग 2% है, 2% आबादी है। ठीक है। अब दोस्तों ये आंकड़े सामने आ गए हैं, ये आंकड़े सामने आ गए हैं। तो आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, आप उनका जो ट्वीट है या उनका जो पूरा बयान नहीं बताऊंगा, लेकिन जो उन्होंने मुख्य रूप से जो बात कही वो बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार को तय करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। ये बहुत बड़ी बात, ये अक्सर हमने नारों में, रैलियों में, मंचों पर, सभाओं में इस प्रकार की बातें सुनी थी, लेकिन उस समय आंकड़े नहीं आए थे। उस समय आंकड़े, क्योंकि मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार में ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिशों में दिया गया था, उसकी सिफारिशें की गई थी। तो ये आंकड़े थे कहाँ के, 1931 के। आज हम चल रहे हैं कब, 2023 में, 2024 आने वाला है। सोच लीजिए, आजादी के बाद जब हम गुलाम थे तब हमारी आबादी की कितनी आबादी है ओबीसी की, खासकर एससी एसटी की तो मेरे ख्याल से सरकार के पास आंकड़े रहते हैं, लेकिन ओबीसी की जो जनगणना है 1931 में हुई थी, और अब बिहार में ये शुरू हुई। और एक और बात बता दूं कि बिहार में जब नीतीश बाबू या नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ में थे, तब से ये कार्रवाई चालू हुई। मतलब बीजेपी भी, जब सरकार ने ये शुरुआत की तो बीजेपी सरकार में थी उस समय,
तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी समर्थन था। अब देखने वाली बात यह है कि लगभग हर राजनीतिक दल का बयान आ गया है, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, एक नेता हैं गिरिराज सिंह, जो कि पाकिस्तान का पासपोर्ट या वीजा की बात करते थे, आजकल सुनाई नहीं आती है। तो उनका बयान जरूर आया है और कहीं ना कहीं उन्होंने इस जो आंकड़े आए हैं उसको कहा है कि सरकार ये मुद्दा बनाने, राजनीतिक मुद्दा बना रही है, और बहुत सारी बातें कही कि उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता का कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया, और मोदी जी तो चुप्पी साधे हुए रहते हैं। तो दोस्तों, ये खबर सामने आ रही है, और जो गोदी मीडिया जो खबर बता रहा वो आपको बताऊंगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी की ये प्रतिक्रिया है। वहीं अखिलेश यादव की, वहीं जो विपक्षी जो खेमे हैं, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि ये हम चाहते हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, जिससे पता चले कि वंचितों की स्थिति क्या है, उनकी आबादी क्या है। तो इस प्रकार के लगभग विपक्षी सांसदों के, विपक्षी नेताओं के बयान आ रहे हैं लगातार। वहीं कांग्रेस नेता, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का भी बयान आया है, और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, उन्होंने ट्वीट किया है कि ओबीसी को मिले नेतृत्व में, उन्होंने ओबीसी का जो नेतृत्व जो मिला है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें कमी का सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि एससी एसटी ओबीसी की जो आबादी है वो 84% है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के जो केंद्र सरकार है उसके जो 90 सचिव हैं उसमें महज 3 ओबीसी के हैं, और वो देश की जो बजट है उसका सिर्फ 5% उसका बजट का हिस्सा संभालते हैं। वो कहते हैं कि इसलिए वो कहते हैं कि भारत में जो जातिगत आंकड़े हैं वो जुटाए जाने चाहिए, भारत में जातिगत सर्वे होना चाहिए, इसकी वो पैरवी कर रहे हैं। ये बयान वो लगातार दे रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा में जब महिला आरक्षण का चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने कहा था, जोर देकर कहा था कि ओबीसी की जो जनसंख्या कितनी है, आबादी कितनी है, वो पता चलना चाहिए। तो भाषणबाजी तो बहुत होती है, लेकिन उन्होंने जो महिला आरक्षण है उसके समर्थन में उन्होंने अपना वोट दे दिया था। हर पार्टी ने दे दिया था, सिर्फ 2 सांसदों ने नहीं दिया था, एक पार्टी ने भर विरोध किया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो ये मामला है। और एक बात और सामने आ रही है, हो सकता है कि बीजेपी का जो स्पष्ट जो मत है सामने आएगा, और मुझे लगता नहीं कि बीजेपी की ओर से कोई टिप्पणी आने वाली है इस पर, या विरोध में आने वाली है। दबे छुपे स्वरों में जरूर आएगी। बस पान ठेलों में या चाय की दुकान में, चाय की टपरी पे भाजपा समर्थक जरूर बोलेंगे कि जातिगत जनगणना जो है वो गलत है, इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से मेरे ख्याल से कोई ऐसा बयान नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जानते हैं कि जब एक बार मोहन भागवत जी ने, जो कि आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने एक बार कह दिया था आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण बंद होना चाहिए, तो लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा था, याद है आपको? कमेंट करके बताइए। बहरहाल मैं बता देता हूं, उन्होंने ये कहा था कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो वो आरक्षण बंद करके दिखा, इस प्रकार की बात कही थी। और एक राजनीतिक भूचाल मच गया था उस समय, बिहार में चुनाव हो रहे थे, पूरा मामला पलट गया था। और बताया जाता है उस समय बिहार में भाजपा इसलिए साफ हुई थी, हारी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहन भागवत का आरक्षण विरोधी बयान आया था। चलिए, बात दूर की है। अब जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो जातिगत जनगणना का जो मामला है, इस पर कई लोग ये कहते हैं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है, या राजनीतिक मसला है, या मामला है। जहां तक मेरी समझ है तो मैं आपको बता दूं, ये राजनीतिक मसला, मुद्दा या मामला नहीं है। ये हर ओबीसी चाहता है, हर अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति चाहता है
हर वंचित शोषित व्यक्ति चाहता है कि उसकी आबादी कितनी है, किस। चलिए, हार्दिक जी ने सुपर चैट के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित किया, उसके लिए थैंक यू। और भी दर्शक जुड़े हों, अगर वो भी कर सकते हैं तो कर दीजिए स्वेच्छानुसार। तब मुझे महसूस होगा कि आने वाले दिनों में इस प्रकार से मैं आपके बीच में आऊं। हालांकि इसमें देखिए, जब वीडियो एडिटिंग होती है तो बहुत ही क्लियरिटी आती है, इसमें काला पीला चेहरा दिखता है, जो ओरिजिनल है वो दिखता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम कई बार सोचते हैं कि हम एडिट करेंगे, थोड़ा सा खूबसूरत भी दिखेंगे, और जो बात आपको पहुंचानी है हम सिर्फ वही बात आप तक पहुंचाएंगे। अभी आप देख रहे हो चर्चा कर रहा हूं, तो बहुत सारी ऐसी बातें भी आपसे कर रहा हूं जो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चर्चा चर्चा ही होती है। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जातिगत जनगणना का। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दोस्तों राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी वाला मामला है। जब कुत्ते, बिल्ली, गाय, भेड़, बकरी, या देखे होंगे आपने चीते कितने हैं, मोदी जी जानते हैं इसलिए उन्होंने विदेश से बुलाए थे। हालांकि बहुत सारे चीते जो है, जो मध्य प्रदेश में उन्होंने रखे हुए थे, उसमें से कुछ चीते मर गए, घायल हो गए, उसकी अभी कोई खबर नहीं है हालांकि। लेकिन जब चीते आए थे तो देखे होंगे आपने, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। मतलब सरकार के पास आंकड़े हैं कि देश में चीते कितने, शेर कितने, गाय कितने, कुत्ते आपके एरिया में कितने, सब पता होता सरकार को। पशु कितने हैं, मतलब सबकी सबकी जनगणना होती है, लेकिन इंसानों की जनगणना होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि जनगणना तो होती है, लेकिन मामला यह है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वो जनगणना जो है पता नहीं चलती। 1931 में ओबीसी की जनगणना हुई थी, इस देश में वो कितने हैं, उसके बाद से नहीं हुई, और अभी बिहार से ये बात शुरुआत हुई है। तो मामला ये है, सवाल ये है कि केंद्र सरकार क्या ये बात कहेगी या ये शुरुआत करेगी कि पूरे देश के अंदर में जातिगत जनगणना हो। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि इससे पता चलेगा रिक्शे वाले कितने हैं, ठेले लगाने वाले कितने हैं, मजदूरी करने वाले कितने हैं, भीख मांगने वाले कितने हैं, किस समाज के लोग कितने गरीब हैं, ये सारी जानकारी पता चलेगी। कितने अशिक्षित हैं, ये सारी जानकारी, ये सारे आंकड़े आते हैं, पूरा साइंटिफिक तरीके से इसकी गणना होनी चाहिए, ताकि इससे पता चलेगा किस समाज के लोगों की स्थिति क्या है। जब ये डाटा सामने आएगा तभी उस डाटे के अनुसार में सरकार कुछ योजनाएं बना सकती है, तभी तो पता चलेगा। आज ओबीसी की आबादी 13% है, 63% कहां पे, बिहार में ये बात पता चल गई। लेकिन उन्हें आरक्षण मिल कितना रहा है आप बताइए? उन्हें आरक्षण मिल रहा है 27%। तो आप मुझे बताइए, क्या ये सोशल जस्टिस है? क्या ये न्याय है? क्या ये ओबीसी के साथ न्याय है? आज पता चला है कि बिहार में शेड्यूल कास्ट की जो जाति है लगभग 20% है, और उन्हें महज 16% आरक्षण मिल रहा है। और ये बात तो किताबों में है कि 16% मिल रहा है, लेकिन आरक्षण सर के बल खड़ा रहता है। हमने देखा है सरकार चलाने वाले अफसर, ये लोग ईमानदारी से आरक्षण की जो मंशा है, जो राष्ट्र निर्माण में लोगों की हिस्सेदारी होना चाहिए, हर नागरिक की हिस्सेदारी होनी चाहिए, मुट्ठी भर लोगों की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। महज 2%, 3% लोगों की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। अरे सारे लोगों की हिस्सेदारी होना चाहिए, 100% लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार जो है ईमानदारी से काम नहीं करती। अफसर जो हैं उनकी जो सोच है वो जातिवादी सोच है, वो सामंतवादी सोच होती है। लेकिन अब बिहार के लोगों को लेकिन बिहार की सरकार को दोस्तों नेटवर्क के कारण कुछ प्रॉब्लम आई होगी। अगर मेरी आवाज़, मेरी वीडियो आप तक सही पहुंच रहा हो, थोड़ा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि
अब बिहार में बिहार सरकार को अब ये आंकड़े आ गए हैं, आंकड़ों के आधार पर अब आरक्षण उन्हें देना चाहिए, उनके कल्याण के लिए, उनके भले के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्र निर्माण में सभी नागरिकों को हिस्सेदारी बनाने के लिए, हिस्सेदार बनाने के लिए एक प्रभावी और महत्वपूर्ण कदम अब बिहार सरकार को उठाकर दिखाना चाहिए। देश के लोगों को एक उदाहरण देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि बीजेपी जिस प्रकार से धार्मिक बात करती है, धर्म की बात करती है, तो धर्म से, धार्मिक आंकड़ों से उतना ज्यादा भला नहीं होने वाला। अगर धार्मिक आंकड़ों से भला होता तो अब तक भला हो चुका होता, क्योंकि लोगों को पहले से मालूम है कि भारत में मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं, बुद्धिस्ट कितने हैं, हिंदू कितने हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि एससी एसटी ओबीसी की आबादी कितनी है, आखिर वो कितने रिक्शा चलाने वाले, कितने भिखारी हैं, कितने गरीब हैं, कितने अशिक्षित हैं। इस प्रकार के आंकड़े सामने नहीं आए। इस प्रकार की पूरी डिटेल अभी हालांकि बिहार सरकार की ओर से भी सामने नहीं आई। अभी सिर्फ उन्होंने जो कैटेगरी वाइज जो है वो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, जो मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की बातें हैं और आज हमारे सामने हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा कि जनगणना जो है, जातिगत जनगणना है, वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला एक मुद्दा है। आरक्षण कोई बोला जाता ना कि भीख नहीं है, आरक्षण कोई ऐसी चीज नहीं है कि बैसाखी नहीं है। आरक्षण जो है इस देश के जो ऐसे लोग हैं, ऐसा समुदाय है जिन्हें वंचित करके रखा गया, जिन्हें शोषित करके रखा और सदियों से, हजारों सालों से जिन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा, बल्कि मनुष्य जिसे कहा जाता है, उन्हें मनुष्य भी नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है उन्हें? शूद्र, अछूत, इस प्रकार की बातें कही जाती थी। और आज भी लोगों की मानसिकता बदली नहीं है। तो उन वर्गों को देश की मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए, देश के हर काम में उन्हें हिस्सेदार होना चाहिए, शिक्षा में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उन्हें शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उन्हें नौकरियों में आगे बढ़ने के लिए नौकरियां उन्हें मिलनी चाहिए, उन्हें बिजनेस करने के लिए एक अवसर प्राप्त होने चाहिए। लेकिन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ये सारी चीजें है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश के 95% संसाधन उनके हाथों में हैं। तो इन संसाधनों को पूरे देश के नागरिकों के बीच में, देश के नागरिकों के पास होने चाहिए। इसलिए जो ये जातिगत जनगणना है या जो आरक्षण है, वो राष्ट्र निर्माण में, मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूं कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब जो गोदी मीडिया खबर चला रहा उसकी बात आपको बता दूं। गोदी मीडिया जो ब्रेकिंग न्यूज चला रहा है उसमें जरूर आगे डिटेल में बताता होगा कि वहां जातियां कितनी हैं, वहां कितनी जनसंख्या एससी एसटी ओबीसी की है। लेकिन जो उसकी हेडलाइन है, हेडलाइन क्या है? हिंदुओं की आबादी बिहार में 81 दशमलव इतने प्रतिशत है, मुसलमानों की आबादी 17% है। ये एजेंडा है दोस्तों देश की मीडिया का और गोदी मीडिया का। ये एजेंडा किसका है? वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का भी। देश में हिंदू मुस्लिम की बात करो, देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करो, देश में ऐसा कोई मुद्दा उठाया जाए जिससे एससी एसटी ओबीसी या जो भी वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग बेकार हैं, जो लोग देश के जो नवनिर्माण में हाथ नहीं बटा पा रहे हैं, जो लोग इस राष्ट्र में अच्छे से सर उठाकर जी नहीं पा रहे हैं, वो लोग अपने हकों की, अपने अधिकारों की बात ना कर पाए, इसलिए धार्मिक मुद्दों को उछाला जाए मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से। उसके लिए चाहे तो सांप्रदायिक दंगे हो जाए, उसके लिए चाहे तो कुछ भी हो जाए, राष्ट्र की संपत्ति नुकसान पहुंचाई जाए,
अभी हरियाणा में, मेवात में, नूह में जो हिंसा हुई उसका उदाहरण है। बीते वर्ष दिल्ली में जो हिंसा हुई वो एक उदाहरण है। गुजरात में जो हिंसा हुई थी वो भी एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये हिंसा भड़काई जाए, वो भी अगर धार्मिक हो तो बहुत ही, इसमें मैं कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि भाजपा को अच्छा लगता है, क्योंकि भाजपा हिंदुओं को डराती है मुसलमानों से और मुसलमानों को डराती है हिंदुओं से। इस प्रकार के मामले से भाजपा का वोट बैंक मजबूत होता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि देश में बेरोजगारी बीते 65 सालों में आज सबसे ज्यादा उसकी दर है। देश में महंगाई आप खुद जान रहे हैं कि आसमान छू रही है। हालांकि हर सरकारों में आरोप लगाया जाता है कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, लेकिन अभी महंगाई, आज आप बोरोप्लस हो या कोई भी साबुन हो या आटा दाल हो, चावल हो, तेल हो, कुछ भी राशन हो, किराने के सामान हो, गोली दवाई हो, मेडिसिन हो, आज उसका रेट अलग है। 4 दिन के बाद आपको पता चलेगा उसकी जो कीमत है बढ़ चुकी है, लेकिन कोई चू नहीं करता, मीडिया में कोई खबर नहीं आती। ये क्यों? क्योंकि मीडिया में खबर क्या होती है? हिंदू मुस्लिम की। मीडिया में जानबूझ के इस प्रकार के प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं जिससे भाजपा को या जो केंद्र सरकार है, मौजूदा केंद्र सरकार, उसको फायदा हो। तो दोस्तों ये मामला है और ये केंद्र सरकार ये बात कर रही है, और मैं जो बात आपसे कहने वाला था वो कह चुका हूं। जो महत्वपूर्ण बात कहने के लिए आपके बीच में आया और आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ही तसल्ली से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और फिर से कहूँगा कि अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि मैं आपसे बीच बीच में लाइव आकर आपसे बातें करूं, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। आप